एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं एलसीए तेजस को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। डीआरडीओ की लैब, जिसका नाम डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी यानी डीईबीईएल है, उनके तरफ से आज एक बड़ा माइलस्टोन अचीव किया गया है, क्योंकि उन्होंने सक्सेसफुली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए जो इंडिजिनस ऑनबोर्ड जनरेटिंग सिस्टम बेस्ड इंटीग्रेटेड लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, इसको टेस्ट कर लिया है। और रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि इसके जो टेस्ट है ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहे हैं और एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशन के साथ इस सिस्टम को भारतीय वायुसेना के दूसरे एयरक्राफ्ट में भी इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। खासकर अगर हम भारतीय नौसेना के MiG-29K फाइटर्स की बात करें तो उनमें भी इनका यूज किया जा सकता है। इसके अपने बहुत सारे एडवांटेजेस हैं और इसका फायदा आने वाले भविष्य के जो प्रोग्राम है इसमें हमें देखने को मिलेगा। इस सिस्टम को लार्सन टोब्रो के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, जो कि इस प्रोग्राम में डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर की भूमिका निभा रहा है। और आने वाले भविष्य में इस प्रकार के और भी जो सफल टेस्ट हैं वो हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि भारत इस समय 100% इंडिजनाइजेशन को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब यहाँ पर सबसे खास बात यह होने वाली है कि इस सिस्टम के टेस्ट होने के बाद पायलट्स को अलग से जो ऑक्सीजन बैग्स हैं ये लेके ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, फ्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स के अंतर्गत जो लिमिटेड ऑक्सीजन है वो होती है, जिसके चलते जो लॉन्ग एंड्योरेंस फ्लाइट है उसमें पायलट को काफ़ी दिक्कत होती है। लेकिन अगर ऑक्सीजन जनरेटिंग सिस्टम आपके एयरक्राफ्ट में ही होगा तो जाहिर सी बात है कि जो लॉन्ग फ्लाइट्स हैं या लंबे मिशन है उसके लिए पायलट्स को सोचना नहीं पड़ेगा। हालांकि इसके बारे में हमें 2024 में ही पता चल गया था कि टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन फाइनली यहाँ पर अब धीरे धीरे करके जितने भी इम्पोर्टेंट सिस्टम और सब सिस्टम है उनको इंडिजनाइज किया जा रहा है और हम 100% जो इंडिजनाइजेशन है उस रास्ते में आगे बढ़ चुके हैं। हमने गत दिनों में अग्नि मिसाइल में जो MIRV कैपेबिलिटी है इसके बारे में काफ़ी सारी अपडेट्स को सुना है, और जो दूसरी नई शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं इनके बारे में भी जो जानकारियां हैं वो हमें प्राप्त हुई हैं। लेकिन इसी क्रम में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को लेकर एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां पर इसकी एक्चुअल कैपेबिलिटी के बारे में एक प्रोजेक्शन सामने रखा गया है। रिपोर्ट्स की बात माने तो डीआरडीओ की K5 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल अपने साथ 4 MIRV वॉरहेड्स को तकरीबन 6000 किलोमीटर की दूरी तक कैरी करने में सक्षम है। यानी 4 MIRV जो पेलोड्स हैं इनको कैरी करने में ये मिसाइल सक्षम होगी। अब बहुत सारे लोगों को शायद K5 के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो आपको बता दें कि ये K4 की सक्सेसर होने वाली है। K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली अभी हाल ही में INS अरिघात में इंडक्ट करी गई है, और उसके बाद इसकी अगर हम कैपेबिलिटी की बात करें तो K4 तकरीबन 3500 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ आती है। लेकिन जो K5 है इसको बिग डैडी ऑफ सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स कहा जाता है, क्योंकि ये भारत की जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स है उनकी श्रेणी में सबसे ऊपर आती है। रिपोर्ट्स की बात माने तो इस सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की जो एस्टिमेटेड रेंज है ये 5000 से लेकर 6000 किलोमीटर के बीच में होने वाली है। वहीं कुछ रिपोर्ट तो ये भी क्लेम करती हैं कि कम पेलोड के साथ ये मिसाइल 8000 से लेकर 9000 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकती है। वहीं अगर हम इसकी फुल कैपेसिटी की बात करें तो ये अपने साथ 2 टन तक की जो पेलोड है उनको कैरी करने में सक्षम है, और ये चाइना की जो मेजर सिटीज़ हैं जैसे कि बीजिंग हो गई और दूसरी जो सिटीज़ हैं वहाँ तक अटैक करने में सक्षम है। तो कुल मिलाकर के आने वाले भविष्य में भारत की जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है वो निसंदेह काफ़ी ज़्यादा उन्नत होने वाली है, और भारत को ये एक ऐसी ताकत देगी जो कि भारत को इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हम सब अभी दोपहर में डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन प्रोग्राम की शुरुआत होने वाली है, और उसमें इस प्रकार की घातक मिसाइल का इंटीग्रेशन कहीं ना कहीं हमारी ताकत को अवश्य बढ़ाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम को लेकर आ रही है। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम को लेकर उठापटक के बीच में भारतीय नौसेना ने पूरी जो डिस्कशन थी उनको विराम पे ला दिया है, जहां पर भारतीय नौसेना ने कंफर्म कर दिया है कि उनका कोई भी फोकस इस समय एक डेडिकेटेड 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट पर नहीं है, बल्कि भारतीय नौसेना एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर के 5th जन माइनस एयरक्राफ्ट यानी ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर एयरक्राफ्ट पर अपना ध्यान केंद्रित कर चुकी है। और जब तक ये एयरक्राफ्ट बन के तैयार नहीं हो जाता, भारतीय नौसेना किसी दूसरे प्रोग्राम पर अपना जो ध्यान है वो केंद्रित नहीं करने वाली है। आसान शब्दों में बात करें तो भारतीय नौसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि वो टेडबीएफ प्रोग्राम को लेकर पूरी तरीके से कमिटेड है, और वो इस 5th जनरेशन माइनस एयरक्राफ्ट को बेसिकली भारतीय नौसेना की जरूरत के लिए परफेक्ट मानते हैं।
ये रिपोर्ट ऐसे समय पर आई है जब कुछ डिफेंस एनालिस्ट ये मानते थे कि भारतीय नौसेना अपने 2047 वाले रोड मैप को लेकर गंभीर है और उसमें वो 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म ही चाहती है, और वो ना चाहते हुए ही बल्कि आधे मन से कह सकते हैं आप टेडबीएफ प्रोग्राम को समर्थन दे रहे हैं। लेकिन भारतीय नौसेना ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फिलहाल ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन की तरफ देख रहे हैं जो कि उनकी ज़रूरत को पूरा कर सके। उनका मानना है कि जब इंडियन एयरफोर्स के लिए एमका बन के तैयार हो जाएगा तो निसंदेह जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उस पर महारत हासिल होगी, और उसके बाद फ्री माइंड से नॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ मिलकर भारतीय नौसेना अपनी रिक्वायरमेंट को डिस्कस कर सकती है। फिर उसके बाद नए सिरे से जो स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम है उसकी शुरुआत होगी, और हमारे पास उस समय जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी होंगे ताकि प्रैक्टिकल डिसीजन लिए जाएं। लेकिन तब तक भारतीय नौसेना अपने ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट पर ही ध्यान केंद्रित करने वाली है। हालांकि आपको बता दें कि भारतीय नौसेना ने कुछ ऐसे प्लान को भी डिसमिस किया है जहां पर पहले डिस्कस किया गया था कि ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर में हमें जो इंटरनल वेपन बेस हैं वो देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसा भी नहीं होगा, बल्कि ये एक सेमी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होने वाला है। आप इसको देसी राफेल की संख्या दे सकते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी वाइज ये राफेल से कहीं ज्यादा उन्नत होगा, जो कि भारतीय नौसेना की जरूरत को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है तेजस मार्क 2 प्रोग्राम को लेकर। तेजस मार्क 2 को लेकर कंफर्म हो चुका है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कैट्स वॉरियर प्रोग्राम है इसको तेजस मार्क 2 में इंटीग्रेट करने पर तैयारियों को शुरू कर चुके हैं, और ये भारत का 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट कैट्स वॉरियर जैसे लॉयल विंगमैन ड्रोन को अब कैरी करेगा। ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है, और बाकायदा इसके लिए ऑलरेडी जो ग्राउंड वर्क है ये शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि कैट्स वॉरियर एक लॉयल विंगमैन ड्रोन है जो कि मैन फाइटर के द्वारा ऑपरेट किया जाएगा, और एक कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस पे जाकर के जो दुश्मन है उनको तबाह करने का काम करेगा। ये सिर्फ एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक कैरी आउट करने में सक्षम नहीं होगा, बल्कि आईएसआर रोल यानी इंटेलिजेंस गैदरिंग, सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस मिशन में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। सबसे खास बात तो ये है कि भारतीय वायुसेना ने पहले ही कह दिया है कि तेजस मार्क 2 प्रोग्राम का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बल्कि भविष्य में ये भारतीय वायुसेना की बैकबोन होगी। और भारतीय वायुसेना की तरफ से ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि वो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम के लिए जो प्राइवेट प्रोडक्शन लाइन है उसका समर्थन करते हैं। भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इनिशियली फर्स्ट फेज में हम 120 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ जा रहे हैं, लेकिन हमने ये सुझाव दिया है कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको यहाँ पर मौका मिलना चाहिए ताकि जो प्रोडक्शन रेट है उसको बढ़ाया जा सके। और अगर प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री यहाँ पर होती है तो ये जो नंबर्स हैं ये 300 तक बढ़ सकते हैं। यानी कि भारतीय नौसेना ने वायुसेना ने स्पष्ट किया है कि प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री के बाद नंबर्स को 300 तक बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंसीडर किए जाएंगे। इसमें डिलीवरी टाइमलाइन से लेकर अपग्रेड्स और मॉडिफिकेशन और भी दूसरे जो एस्पेक्ट हैं वो कंसीडर किए जाने हैं। तो फिलहाल भारतीय वायुसेना का तो विजन क्लियर है कि उन्हें इस एयरक्राफ्ट के साथ जाना है। आप लोग क्या सोचते हैं, क्या भारतीय वायुसेना की प्राइवेट प्लेयर्स को इनवाइट करने की रणनीति या जो प्लान है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा? क्या इसमें अड़चन आ सकती है? उसको आप जरूर बताइए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।